Is India heading towards a civil war? And if so, between whom and to what end? क्या भारत एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? और अगर ये हो सकता है तो ये गृह युद्ध किसके बीच में होगा, किस किसके बीच में होगा और इसका हश्र क्या होगा? Hello, welcome to Four Fingers Formula, episode 28. आज का एपिसोड एक नई जगह हम कर रहे हैं. ये मेरा दफ्तर नहीं है. दिस इज एक्चुअली ए सेट, ए फिल्म सेट. हमने 2020 में पेंडेमिक के शुरू में, उसके पहले, पेंडेमिक शुरू होने से पहले एक अपनी सीरीज़ बनानी शुरू की थी, ऑब्सेशंस. पहला एपिसोड बन चुका था, दूसरे एपिसोड की काफ़ी शूटिंग हो गई थी और आगे की शूटिंग करनी थी कि बहुत लंबे वक्त तक के लिए ब्रेक आ गया, जो कि सब जानते हैं. और बहुत दिनों बाद, महीनों बाद जब किसी तरह से डेट्स मुकर्रर हो सकी सबकी, आर्टिस्ट्स की, तो हमने फिर से इसे बनाना शुरू किया क्योंकि हमारा ऑब्सेशंस में बहुत विश्वास है. बट टुडेज एपिसोड, दिस एपिसोड इज़ फोर फिंगर्स फार्मूला अबाउट ग्रिम थिंग्स, इम्पॉर्टेंट सीरियस इश्यूज़ के बारे में है. और क्योंकि ये एक सेट है, और सेट है एक जज के चेम्बर का, जिसमें लॉ की किताबें हैं, उनका वार्डरोब है, गाउन है, जज का सारा एटमॉस्फेयर कानून से संबंधित है. ऐसे में ये बड़ा लेजिटिमेट लगता है कि हम कानून की जो हमारी सबसे बड़ी किताब है, जिसको हमने अपने आप को दिया है, वी द इंडियंस हैव ऑफर्ड दैट बुक टू आवरसेल्व्स एंड टेकन एन ओथ to create our nation under that constitution, that holy book. ये इम्पोर्टेंट सा हो जाता है आज कि उसका जिक्र किया जाए इस वातावरण को देखते हुए. जैसा मैंने हेडलाइंस में कहा, इज इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स ए सिविल वॉर? क्या कह रहा हूँ मैं? बड़ी गंभीर सी बात लगती है, घबराने वाली बात लगती है. गृह युद्ध किसके बीच में? दरअसल इफ़ यू डू रिमेंबर, सम वीक्स अगो मैंने एक और अपने एपिसोड में, फोर फिंगर्स फार्मूला में, इसका जिक्र किया था कि दे में प्रॉब्ली बी ए सिविल वॉर सिचुएशन विद इन आवर कंट्री. हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ पर प्रॉपरली कभी कोई सिविल वॉर नहीं हुई. लेकिन मैंने उस एपिसोड में जिक्र किया था कि सिविल वॉर से ताल्लुक़ था सिविल वॉर, नॉट अनसिविल वॉर. मतलब एक तरह का जूझना, भावनाओं का, विश्वास का, आस्थाओं का. पर मैंने इसका जिक्र किया क्यों? इतनी गंभीर बात, गृह युद्ध वाली बात कहना ज़रूरी क्यों हो जाता है? I would like to read a very important passage today. दरअसल ख़बर के बारे में तो सबको मालूम है, but I would like to read the headline from Indian Express, आज के अखबार से. आज बुधवार का दिन है, 14 तारीख़ है. ये एपिसोड जब आएगा तब शुक्रवार हो चुका होगा. पर आज सबसे बड़ी जो सुर्खियाँ हैं वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बनारस में, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ एक बड़े मंदिर के एक नए रास्ते का उन्होंने विमोचन किया. उससे ताल्लुक़ रखती है.
PM flags off new Kashi corridor as a bridge from past to future. बहुत मॉडर्न कॉरिडोर बनाया गया है काशी में और इसकी बहुत पब्लिसिटी हो रही है. सबसे बड़ी खबर आज यही है. ये विमोचन प्रधानमंत्री ने मंडे को किया था. क्यों कर रहा हूँ मैं इसका जिक्र? क्योंकि इसी के पीछे एक छिपी हुई है गहरी बात, गंभीर बात, चिंताजनक बात. इलेक्शन का माहौल है और जैसा मैंने उस एपिसोड में कहा था और पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था कि एक बहुत बड़ा समूह है, दल है, राजनीतिक दल, उसको शायद ये विश्वास हो गया है कि सत्ता में रहना है तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता है एक तरह का डिवीज़न, लोगों को अपनी अपनी पहचान के मुताबिक बांटना. पीपल डिवाइडिंग अनटू देमसेल्व्स. एक ख़ास विशेष वर्ग को यह एहसास हो गया है कि धार्मिक बात ये कर सकती है, कि धर्म जिसको शायद जोड़ना चाहिए था वो उनको सत्ता तक पहुंचा सकता है. उन्हें शायद ये विश्वास हो गया है कि यहाँ का, हमारे भारत का जो बड़ा धर्म है जिसमें बड़ी तादाद में लोग हैं, उतने वोट भी अगर हो जाएं और उसमें भी ऊंची जाति वाले वोट हो जाएं तो सत्ता फिर से हासिल की जा सकती है. इन दिस वेरी थिंग इज द सीडलिंग और आई वुड से ऑलरेडी उठती हुई कोपलें हैं इसमें विघटन की, चिंता की. ये जो हिंदुत्ववाद की बड़ी बड़ी खबरें शुरू हुई, उसके नारे शुरू हुए, एक प्रांत के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो खुलकर सिर्फ हिंदू 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 की बातें कहना शुरू कर दिया और एक दूसरे बड़े वर्ग को के ऊपर छीटाकशी शुरू कर दी, क्योंकि मकसद साफ दिखता है कि डिवाइड कीजिए और एक घबराहट में एक बड़ा जो समूह है बड़े धर्म का, वो शायद आपको वोट दे देगा और सत्ता फिर से हासिल की जा सकती है. एक दूसरी जो विरोध पक्ष की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, उसके एक बहुत बड़े युवा नेता ने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में भी कहा, पार्लियामेंट में अहाते में बाहर, वो दल पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं जा रहे हैं एक तरह के विरोध प्रदर्शन के तौर पर बाहर उन्होंने खुल के कहा कि लड़ाई हिंदुत्व और हिंदू के बारे में है. उस युवा नेता ने बड़े खुल के एक बात कही, एक फ़र्क निकाला. उसने कहा मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं. एंड दिस इज़ द क्रक्स. मैंने अपने उस एपिसोड में जिक्र किया था, दिस टाइम दिस वॉर मे नॉट बी अबाउट द रिलीजन्स fighting between themselves, that 2 different religions are fighting. It may be the war between the same religion, the biggest religion. Because what people are not probably realizing that हिंदुओं में भी एक अलग डिवीज़न है. एक साइलेंट मेजॉरिटी जो है, जिसे लिबरल कहा जाता है, वो अब तक बहुत चुप थी. लिबरल, सेक्युलर बहुत चुप थी. अब उसको ये एहसास होने लगा है, जिनमें एक तरह से मैं भी आता हूँ, कि चुप रहना कोई बहुत अच्छी बात शायद ना हो, शायद ये एक गुनाह जैसी स्थिति हो. सो लेट अस गेट बैक टू द थीम, टू द एसेंस ऑफ दिस एपिसोड, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था. और वो एसेंस इस एटमॉस्फेयर से भी मिलता है, एक जज के चैम्बर के एटमॉस्फेयर से, जो कि वैसे एक सेट है हमारी ही सीरीज़ के लिए. तो अगर एक जज के चैम्बर का जिक्र आता है तो नेचुरली वी गो टू द वेरी एसेंस, वेरी रूट ऑफ आवर लीगल स्टैंडिंग एज ए नेशन. इट्स आवर कंट्री, आवर नेशन इज कॉल्ड भारत. और भारत कैसे हुआ?
ہمارے یہاں کے رہنے والے جو ہمارے سٹیزنس ہیں انہوں نے دیا ہمیں. کانسٹیٹیوشن کا شروع کا جو انووکیشن ہے وہ کہتا ہے وی دا پیپل آف انڈیا دیٹ از بھارت. وی گیو ٹو آور سیلس دس کانسٹیٹیوشن ایز اے سوشلسٹ سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک. Each one of these words is very important. Socialist, secular, democratic, republic. آخری ورڈ سے لیتے ہیں. ریپبلک مطلب ہم خود مختار ہیں, ہم راجا ہیں. سارے اس بھارت کے جو لوگ ہیں یہ ہمارا ملک ہے, ہم اسے گورن کرتے ہیں. جو سرکار ہے وہ ہم چن کے بھیجتے ہیں ہمیں سرو کرنے کے لیے. دے آر آور ورکرس, پیڈ ورکرس, جس کے لیے ہم سب مل کر ٹیکس دیتے ہیں. سوشلسٹ, سب سے پہلا ورڈ سوشلسٹ. کیوں ہے سوشلسٹ ورڈ؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم سب لوگ خوشحالی سے رہیں, سب کو جیون یاپن کرنے کے لیے سویدھائیں ملیں, سیکیورٹی ملے. ایسا نہ ہو کہ صرف ایک چھوٹا سا ورگ رولر کی طرح ہو جائے اور باقی سب بڑی مشکل سے اپنا جیون یاپن کریں. سیکولر کہ یہ ملک جو ہم بنا رہے ہیں, جو ہم نے اپنے آپ کو دے رہے ہیں, وی دی پیپل آف انڈیا, یہ سیکولر ہوگا. اس میں ہر دھرم کو برابر کا ادھیکار ہوگا. سب کو اپنا دھرم اپنی طرح جینے کا, فالو کرنے کا ادھیکار ہوگا, پر وہ سب برابر ہوں گے. کوئی بڑا نہیں ہوگا, کوئی چھوٹا نہیں ہوگا. ڈیموکریٹک کہ اس کو چلانے کے لیے جو سرکار چنی جائے گی وہ ہم چنیں گے, ڈیموکریٹک طریقے سے, پرجاتنتر کی طرح سے چنیں گے. یہ پرجا کی سرکار ہے. ووٹ دے کر یا کوئی اور راستہ نکال کر, آج کل ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں, ہم چنیں گے, ہم بنائیں گے. اس بات کو ہمارے نیتا جب انہیں پد گرہن کرنا ہوتا ہے تو بہت بڑھ چڑھ کر بڑی بڑی باتیں کہیں گے کہ یہ میری دھرم پستک ہے سب سے بڑی. اور شپتھ لینے کے فوراً بعد یہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی عزت کرتے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کی. کانسٹیٹیوشن ہمارا جو سمویدھان ہے اس کی عزت نہ کرنا بھاری پڑ سکتا ہے. ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تاناشاہ قریب 70-80 سال پہلے جرمنی میں آیا تھا, ہٹلر. وہ بھی ڈیموکریسی, پرجاتنتر کے ذریعے ہی آیا تھا, اور اس نے اس کے بعد میں ہی abused that. And how did he go? He had to go in a hole underground and kill himself. اس کو خود اپنی جان لینی پڑی. ہم ایسے حالات نہ کریں جو بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں, مہنگے ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی جو بھاونا ہے اس کا آدر کریں گے, سرکشت رہیں گے, اور اسی میں ہماری پرگتی. ہم بار بار یہ بھول جاتے ہیں, اور فور فنگرز فارمولا میں میرا پریاس یہی رہتا ہے کہ یہ بات آگاہ کیا جائے سب کو, دیٹ وی آر آن دی کورس آف پروگریس. اس کی جڑیں ہم نے بہت پہلے اس کی نیو ڈال دی تھی, اب اس کے پھل چکھنے کا موقع ہے. بڑے بڑے ادارے ہم نے بنائے, انسٹیٹیوشنز, بڑی بڑی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز. ہم نے اپگرہ بھی چھوڑے, ہم نے ایٹامک انرجی تک تیار کی. آج اس راستے پہ چلتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے راستے پر رہیں اور گرہ یدھ مطلب ٹکراؤ کی استھتی نہ پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں یہ بات پھر سے یاد دلانا ضروری تھا. اسی لیے آج کا ایپیسوڈ کانسٹیٹیوشن کے نام. دھنیہ واد.